हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। ये हमारा टॉपिक ऑफ द डे सेशन है जिसमें हम लोग करंट अफेयर डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एंड लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्स अलग अलग हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अलग है, लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022, ये दोनों डिफरेंट इंडेक्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे रूल ऑफ इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन World Justice Project has released this rule of law index after surveying 140 countries worldwide. अभी रिसेंटली वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ने 140 कंट्री का सर्वे करने के बाद इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को रिलीज किया है। और अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स द रूल ऑफ लॉ हैज डिक्लाइंड ग्लोबली फॉर द 5th consecutive year। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगातार 5 सालों में रूल ऑफ लॉ में डिक्लाइन देखने को मिला है। रूल ऑफ लॉ मींस सिंपली लॉ इज किंग। लॉ, रूल ऑफ लॉ, अर्लियर देयर आर वन कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेक्स लेक्स। किंग इज लॉ, किंग इज लॉ। Now concept is lex rex, law is king, means law ही king है, nobody above the law. So recently according to this report rule of law has declined consecutively 5th year, लगातार 5 सालों में ये डिक्लाइन किया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। It says that check on executive power are weakening and the respect for human right is falling. According to this report, जो एग्जीक्यूटिव का पावर है, 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। जनरली इन डेमोक्रेसी देयर आर 3 ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द एग्जीक्यूटिव पावर, जो चेक एंड बैलेंस होता है एग्जीक्यूटिव पावर पे, वह धीरे धीरे डिक्लाइन किया है, वो वीकेंड हो गया है। एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स आर फॉलिंग। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑन द 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन है उनके फंक्शनिंग पे, उनके एग्जीक्यूशन पे, सब पे एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लॉ प्रोवाइड करता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस पे, जो चेकिंग पावर है, जो चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें कमी आई है। और जिसके वजह से ये ह्यूमन राइट जो वायलेशन है वो बढ़ गया है। और दिस रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट इज फॉलिंग ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ सोशल नॉर्म्स, ऑन द नेम ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। इनके कारण रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में गिरावट आया है और ह्यूमन राइट का वायलेशन काफी बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। अब बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट आया है बेसिकली 140 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड सर्वे करने के बाद आया है। इसमें कुछ टॉप परफॉर्मर्स हैं, कुछ बॉटम में परफॉर्मर है, जो बॉटम से ऊपर है, वर्स्ट परफॉर्मर है वो। इंडिया का भी कंटेक्स्ट देखेंगे तो टॉप परफॉर्मर की बात करें तो आपने जनरली देखा होगा कि जितने भी इंडेक्स आते हैं उसमें जो भी कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वही टॉप परफॉर्मर रहते हैं। इस इंडेक्स में भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, लाइक आप देख सकते हैं डेनमार्क टॉप परफॉर्मर है, फॉलोड बाय नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड नीदरलैंड। दीज आर द टॉप परफॉर्मर इन दिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। बॉटम परफॉर्मर की बात करें तो बॉटम में, सबसे बॉटम में जो 140th कंट्री है दैट इज वेनेजुएला, कंबोडिया, अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड हैती। दीज आर द बॉटम परफॉर्मर इन दिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अफगानिस्तान का जब से तालिबान ने उस पर कब्जा कैप्चर कर लिया तब से उसका इंडेक्स काफी और डिक्लाइन कर गया था बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन बाय तालिबानी। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो रैंक है इंडिया का वो है 177 ओवरऑल रैंक
इंडिया का 77 है, विथ ए स्कोर ऑफ, दिस इज नॉट 50, 0.5। इस जस्टिस रिपोर्ट का रूल ऑफ इंडेक्स जो है, इसके बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स और 8 इसके फैक्टर्स होते हैं, कंपोनेंट्स। उसके बेसिस पे ही यह रिपोर्ट कंपाइल किया जाता है। और जो इसके 4 प्रिंसिपल होते हैं, इसके 4 प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ जस्ट रूल, तीसरा ओपन गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ वन accessible and impartial justice. These are the 4 basic principles of this rule of index. इन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पे इनके 8 कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये कंपाइल होता है। तो ओवरऑल इंडेक्स और प्रिंसिपल और कंपोनेंट पे जो इंडिया का स्कोर रहा है वह 77 रहा है, वो आउट ऑफ 140 कंट्रीज विथ ए स्कोर ऑफ 0.5। अगर अलग अलग डायमेंशन पे बात करें कि कहां पे इंडिया ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, तो इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट के केस में जो इंडिया का रैंक रहा है 94 रहा है आउट ऑफ 140 कंट्रीज। इन केस ऑफ सिविल जस्टिस इंडिया का रैंक 111 रहा है। इन केस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस रैंक 89, एंड इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ करप्शन रैंक ऑफ इंडिया इज 93। सो यहां पे इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, इंडिया का रैंक 77 रहा है। वो अलग बात है कि हम अपने पड़ोसी देशों से बेटर पोजीशन में है, एक्सेप्ट नेपाल हमसे अधिक अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की, जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो बांग्लादेश विथ ए स्कोर ऑफ 0.39 रैंक 127। पाकिस्तान का स्कोर विथ 0.39 रैंक 129, एंड चाइना विथ ए स्कोर ऑफ 0.47 रैंक 95। These are the countries which are below the rank of India. Only Nepal has scored better in comparison to India, and rank of Nepal is 69 with a score of 0.52. With a score of 0.52. अब इसके फैक्टर्स की बात करते हैं कि यह जो रूल ऑफ इंडेक्स है, जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसे कंपाइल करता है, इनके कितने सारे इंडिकेटर है। तो जैसा कि हमने देखा कि 4 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट लॉ, ओपन गवर्नमेंट एंड एक्सेसिबल एंड इम्पार्शियल जस्टिस। दीज आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। और इस 4 बेसिक प्रिंसिपल पे 8 फैक्टर्स होते हैं। दीज 8 फैक्टर्स आर कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंक्लूडिंग इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को पावर प्रोवाइड करती है, लेकिन यही कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऑर्गन के पावर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर, कि गवर्नमेंट के दिया गया है पावर, अगर कोई लेजिस्लेचर है, ही हैज पावर टू लेजिस्लेट बट हैज रिस्ट्रिक्शन, एंड दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कि गवर्नमेंट के पावर पे कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एक्ट एज ए कंस्ट्रेंट ऑन द गवर्नमेंट पावर। अब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट इज फेयर। ओपन गवर्नमेंट है, उसके डिसीजंस ओपन होंगे, वो फेयर होगा, एक्सेसिबल होगा टू द ईच पीपल। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट्स, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। These are the 8 basic factors on which this World Justice Report compile the rule of index. दूसरा जो इंडेक्स हम देख रहे थे इसमें, लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय गैलप। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय गैलप।
इंडिया का स्कोर यहां पे विथ 80 पॉइंट्स, इंडिया हैज सिक्योर्ड द रैंक ऑफ 80th। और ये जो गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स है, इसके जो कंपाइलेशन होता है रिपोर्ट का फ्रॉम पॉइंट 1 to 100, और जो कंट्री जितना अधिक स्कोर करेगा उसका रैंक उतना अधिक अच्छा माना जाता है। सो इंडिया का स्कोर 80 था एंड इंडिया गॉट द रैंक ऑफ 60। तो यहां पे 1 from 1 to 100 पॉइंट पे यह कैलकुलेट किया जाता है इंडेक्स। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिस रिपोर्ट हैज डिक्लेयर्ड ईस्ट एशिया एज द मोस्ट पीसफुल एंड स्टेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग, मोस्ट सिक्योर रीजन इन द वर्ल्ड, एंड तालिबानी अफेक्टेड अफगानिस्तान एज अनसिक्योर्ड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। सो इस रिपोर्ट ने, लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स ने ईस्ट एशिया को सबसे सेफ बताया है, और जो तालिबान जिसने अभी वे बैक 2-3 इयर्स बैक जब उसने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, तब से कंटिन्यू 3 इयर्स उसे लीस्ट सिक्योर्ड रीजन बताया जा रहा है फॉर द ह्यूमन बीइंग। द सर्वे इवैल्यूएटेड अराउंड 1। अब अगर फर्स्ट टाइम बात करें कि यह फर्स्ट टाइम कब रिलीज किया गया था, इन 1938 इन द यूनाइटेड किंगडम, अराउंड 130 कंट्रीज का उस टाइम में इसने इवैल्यूएशन किया था, एंड तब से लेके यह टाइम टू टाइम रिलीज करते रहता है रिपोर्ट। और इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स में रैंक 60 था विथ स्कोर ऑफ 0.80। सो बेसिकली ये हमारे 2 इंडेक्स थे पहले। दूसरा जो हमारा आज का न्यूज है वह है करंट अकाउंट डेफिसिट। रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा रिपोर्ट में कहा है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी रहने वाला है वह 3% रहेगा। लेकिन इससे पहले जो कंसेंसस था, कंसेंसस का अकॉर्डिंग जो करंट अकाउंट डेफिसिट दर्ज करने की संभावना थी वह 3.5% था। बट रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि नो, द करंट अकाउंट डेफिसिट विल बी अराउंड 3%। और इसके कुछ कारण हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट में इतना गिरावट जो ये दर्ज किया जा रहा है, या जो संभावनाएं लगाई जा रही है कि 3.5 से ये 3% कैसे दर्ज किया जाएगा। तो कारण जो है, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राइजिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस एंड likely of 5 billion jump in forex reserves via swap deals. The swap deals basically just swap of currency. जैसे इंडिया ने फरवरी 2022 में जापान के साथ मोर देन $75 बिलियन का करेंसी स्वैप किया था। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया करेंसी स्वैप डील साइन किया है। और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ गए आफ्टर पैंडेमिक। जो हमारे सॉफ्टवेयर जिस समय पैंडेमिक का दौर था, हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कम गया था। जैसे ही पैंडेमिक से हुए सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट बढ़ गया, रेमिटेंसेस इंडिया में आने बढ़ गए हैं। सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स जिसके कारण करेंट अकाउंट डेफिसिट में कमी दर्ज की जाएगी। जो पहले 3.5% का अनुमान था, अब वह 3% दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली अ रिकॉर्ड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज and assets between resident of a country with the rest of the world. So basically balance of payment is a record of transaction of goods and services and assets. In simple language अगर हम बात करें, suppose country A है और ये country B है। अब country A इस country को कितना exports करती है goods का, services का, और ये country इस country को कितना goods और services का exports करती है। दोनों के बीच का जो एक बैलेंस होगा, टोटल बैलेंस, दिस इज बेसिकली किसी कंट्री, इस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट कि इसने कितना एक्सपोर्ट किया। सपोज 100 एक्सपोर्ट किया और 80 का इसने इंपोर्ट किया। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालेंगे बीओपी। सो इस कंट्री के कंटेक्स्ट में ये इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंड करेगा इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट, और कंट्री बी के रिस्पेक्ट में इसने कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है वो उसके डिपेंड करेगा उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपेंड करता है किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। अब बात करते हैं, देयर आर 2 अकाउंट्स इन दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और ये जो रिपोर्ट था वो करंट अकाउंट के रिगार्डिंग था कि करंट अकाउंट डेफिसिट में जो कंसेंसस था कि यह 3.5% होने वाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं 3% होगा बिकॉज ऑफ राइजिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, राइजिंग रेमिटेंसेस एंड राइज इन फॉरेक्स रिजर्व
वाया स्वैप डील, करेंसी स्वैप डील। अगर करेंट अकाउंट की बात करें हम, दिस करेंट अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, कि हम जितना गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसका जो अकाउंट होता है, दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज करेंट अकाउंट। और यह डेफिसिट और सरप्लस कब होता है, कि जब आप अधिक एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, देन इन दैट कंडीशन जो करेंट अकाउंट होता है वो सरप्लस होता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा अगर बात करें कि आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट अधिक कर रहे हैं, देन आपका जो करेंट अकाउंट होगा वह डेफिसिट के कंडीशन में होगा। सिंपल सा, अगर बहुत सिंपल में लैंग्वेज में अगर हम इसे समझाएं, तो सपोज आपने 100 रुपीज का एक्सपोर्ट किया और 150 रुपीज का आपने इंपोर्ट कर लिया, तो जो आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा वो होगा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, 150 माइनस 100, दिस इज 50। सो अगर आप, दिस इज करंट अकाउंट डेफिसिट, ये डेफिसिट का कंडीशन है। बट यहां पे अगर आपने एक्सपोर्ट 150 किया होता और इंपोर्ट 100 किया होता, तो जो आपका करंट अकाउंट होता वह करंट अकाउंट सरप्लस होता, डेफिसिट नहीं। ट्रेड इन सर्विसेज डिनोटेड एज इंडिविजुअल ट्रेड, जो ट्रेड इन सर्विस करते हैं उसे इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं, और आइदर इंडिविजुअल गुड्स, क्योंकि ट्रेड्स वो एजुकेशन हो सकता है, वो मेडिकल सेक्टर का ट्रेड हो सकता है, जो सर्विसेज का हम ट्रेड करते हैं, दैट सर्विसेज आर कॉल्ड एज इंडिविजुअल ट्रेड। और दिस इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम, ये फैक्टर इनकम आपको इंटरेस्ट के रूप में आ सकता है, प्रॉफिट के रूप में आ सकता है, डिविडेंड के रूप में भी आ सकता है। नॉन फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, etc. So this individual trade includes both factor income and non-factor income. Factor income payment for inputs, investment income, that is जो आपको इंटरेस्ट से पेमेंट आ रहा है, जो आपको अर्निंग हो रही है, जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, या फिर जो डिविडेंड्स मिल रहा है, माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स अर्न ऑन द एसेट दे ओन इन इंडिया। आप जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं इंटरेस्ट के थ्रू या डिविडेंड के थ्रू, उसमें से आप माइनस करते हैं, कोई फॉरेनर आपके इंडिया में किसी एसेट्स पे उसको इनकम हो रहा है, उसे जब माइनस करते हैं तो हमारा फैक्टर इनकम आता है। नॉन फैक्टर इनकम जो शिपिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सर्विस देते हैं, इंश्योरेंस या टूरिज्म या सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन नॉन फैक्टर इनकम विच इज द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड। इंडिविजुअल ट्रेड, और दिस इंडिविजुअल ट्रेड बेसिकली इंक्लूड्स ट्रेड इन सर्विसेज। अब बात आता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स आर द रिसिप्ट्स विच द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रिसीव फॉर फ्री। दे कंसिस्ट ऑफ रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स. They could be official or private. So basically the transfer of payments are nothing but a receipt which include payments in the form of remittances, in the form of gifts and in the form of grants, जो कि ऑफिशियल भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। जब कोई यहां से देखते हैं कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे इंडियंस जो है वो बाहर अब्रॉड रहते हैं, वो वहां से पैसा भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, वहां से आता है, वो ऑफिशियल भी हो सकता है ग्रांट्स, नॉन ऑफिशियल प्राइवेट भी हो सकता है। दिस ऑल इंक्लूड इन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट रिसिप्ट्स। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रेफर्ड टू एज ट्रेड बैलेंस। कि आपका ट्रेड बैलेंस का मतलब ही है कि आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, कितना सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं और कितना गुड्स और सर्विस का इंपोर्ट करते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड बैलेंस। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट अधिक कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो जो ट्रेड बैलेंस है वो आपके फेवर में है, मतलब वो पॉजिटिव है। अगर एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, देन जो आपका ट्रेड और बैलेंस होगा, जो ट्रेड बैलेंस होगा वह निगेटिव होगा, आपके अनफेवर में होगा, फेवर में नहीं होगा। सो बेसिकली ट्रेड एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज इंडिया है और ये इजराइल है। इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज
सपोज गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, इजराइल को एक्सपोर्ट करता है सपोज ऑफ 100, इजराइल इधर से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है ऑफ 80, तो जो टोटल ट्रेड बैलेंस है वो इंडिया के फेवर में है। सो ट्रेड बैलेंस का मतलब है कि आप कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपके फेवर में है, अगर वो निगेटिव में है, आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो वो आपके अनफेवर में, फेवर में नहीं है। Adding trade in services and net transfer to the trade balance, we get the current account balance. जब हम ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं गुड्स में और उसमें जब हम सर्विसेज को ऐड कर देते हैं, दिस सर्विसेज, इस सर्विसेज को जब हम गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जब ऐड कर देते हैं ट्रेड बैलेंस में, देन वी विल गेट करेंट अकाउंट बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस क्या हुआ? ओवरऑल करेंट अकाउंट का सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो ट्रेड हो रहा है इन गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप अधिक ट्रेड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, आपका करेंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव होगा, सरप्लस होगा। अगर आप इंपोर्ट अधिक कर रहे हैं तो आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट में होगा, निगेटिव होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.